धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश, दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की। और इन तमाम खबरों को रोजाना आपके सामने आसान तरीके से इसलिए रखने में कामयाब हो पाता हूं क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। लोग हमारे इस शो को पसंद तो खूब कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐतराजात भी आ रहे हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम टू वे मीडिया स्थापित करना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं 20-25 मिनट का करिए, ज्यादा टाइम का मत करिए, 40-40 मिनट का ज्यादा हो जा रहा है। हालांकि एक मिजाज भी लोगों का बन गया है कि 8 मिनट में 100 खबरें देखनी है, फिर चाहे खबरों का बलात्कार सा ही क्यों ना हो जाता हो। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे सहमत हूं। छोटा रखा जाए, मुद्दे कम लिए जाए, जो महत्वपूर्ण है, जिससे हम किसी खास ट्रेंड को दिखाएं, जनता के ऊपर रिप्रेशन हो रहा है वो दिखाएं। और स्पेशली मैं चाहूंगा कि जनता जहां विद्रोह कर रही है, विरोध कर रही है, उसको हम जरूर दिखाएं ताकि हम जाने कि पूरे दुनिया में और हमारे देश में किस तरह से जनता का विरोध, विद्रोह और जिस तरह से भी उनका धरना प्रदर्शन सब कुछ जारी है और उनके साथ जो पार्टियां हैं वही उनके कदम पीछे खींच रही है। जी, कल 8 अक्टूबर है, यानी कि एयरफोर्स डे है, लेकिन एयरफोर्स डे से पहले ही कई सारे शहरों में आजकल शो कराने का सिलसिला शुरू हो गया। जब से ये 56 इंच वाले हैं तब से कुछ ज्यादा ही दिखावे में लगे हुए हैं। कल ऐसे एक शो चेन्नई के मरीना बीच पर चल रहा था, वहां अचानक भगदड़ मच गई, कई सारे लोग मर गए। आप खुद एयरफोर्स से आते हैं, कल मैं छुट्टी पर रहूंगा, काम नहीं करूंगा, तो इसलिए मुझे लगता है कल यानी जो एयरफोर्स डे है उसको लेकर भी आज ही बात हो जाए। और इस हादसे के बारे में क्या क्या जानकारी आपके पास है? एयरफोर्स डे कहते हैं जब शुरू में बनना था, जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी एक था और अंग्रेज हमारे को हुकूमत कर रहे थे, तो उन्होंने रॉयल इंडियन एयरफोर्स का निर्माण किया था कराची में। वापिती नामक एक छोटा सा फाइटर प्लेन, उस समय के लिए अच्छा होगा, और उसके मदद से एक पहला स्क्वाड्रन का नाम भी नंबर 1 था। जैसे 32 स्क्वाड्रन होता है, 36 होता है, वैसे 1 था। और वहां से जाके जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हो तो अलग हुआ और संभवतः वह तारीख 1 अप्रैल था, लेकिन अप्रैल को कैसे मनाया जाए इसलिए उन्होंने 8 अक्टूबर किया। और जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ, हालांकि वही मना रहे हैं, इसीलिए हमारा जो भी होता है 91 शायद वहां से जोड़ना पड़ेगा, जो भी है। और आज की स्थिति में जो है 8 अक्टूबर को अभी भी वही मनाते हैं, बेसिक वही है। और हम अपने देश में रॉयल हट गया इंडियन एयरफोर्स, उनका पाकिस्तान एयरफोर्स, बांग्लादेश एयरफोर्स होगा। और पूरे इतिहास में ना जाए, जहां तक एयर शो की बात है, बहुत तरह के हम प्रोग्राम रखते हैं। अपने भूतपूर्व सैनिकों और उनके जितने भी परिवार हैं उनको भी बुलाते हैं, उनके कार्यक्रम करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। वायुसेना का अपना भी प्रचार होता है ताकि अच्छे से अच्छे उसमें नए वायु कर्मी आ सके, चाहे अफसर हो, चाहे जवान हो या टेक्नीशियन हो, जिस रूप में आते हो। हाँ, एयरफोर्स डे के साथ साथ एक एयर शो भी हुआ करता था जो मुख्यतः बैंगलोर में होता था, ये काफी समय से चला आ रहा है। और उसका मुख्य मुद्दा था जनता को यह दिखाना, और बाद में एयर शो जो फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका करता है, उसका है कि अपना वह इंडस्ट्री को दिखाता है कि हमारे पास किस तरह के फाइटर हैं। मिलिट्री शो भी होता है, उसमें वो अपना तमाशा भी दिखाते हैं, जिसमें एरोबैटिक्स 3-3, 4-4 जहाज एक साथ हर तरह के काम इकट्ठे करते हैं। उसमें हालांकि क्रैश भी यदा कदा हुए हैं, हमारे भी होते रहे हैं। और इस एयर शो को और जगह फैलाने में, जिसमें उम्मीद था कि 8 लाख लोग आएंगे, मुझे नहीं पता था कितने आएंगे, और वह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है एयर शो देखने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश एयरफोर्स की तरफ से कुछ नहीं हुआ। जमीन पर जो भी तैयारी थी, लोगों को गर्मी के कारण उसमें सैकड़ों लोग बेहोश हो गए, उनको लेके जाना पड़ा। यानी पानी का एक छोटा सा बोतल होता है, उसकी भी व्यवस्था नहीं थी। भीड़ इतना था कि लोगों का आना जाना नहीं था, गाड़ियों की व्यवस्था नहीं था, ट्रैफिक जाम में लोग फंसे रहे, एम्बुलेंस से फंसे रहे, कुछ लोग मर भी गए। यह बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार करेगी, राज्य केंद्र करेगी, लेकिन जब तुम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो तो भाई कुछ करो। भारतीय वायुसेना का भी फालतू में इसमें बदनामी होगी, हमारे पूरे देश की बदनामी होगी। तुम G20 में इतना हंगामा करते हो, प्रचार प्रसार में करते हो, इसकी सुरक्षा के लिए तुमने क्यों नहीं किया? यहाँ तो इसकी सुरक्षा सैनिकों से नहीं था, बल्कि ट्रैफिक की इंतजाम था, पानी का था, लोगों का आवाजाही का था। वो बस चला देते उतनी संख्या में, एम्बुलेंस की व्यवस्था होती, जो पैरामेडिको जिसको कहते हैं वो लोग रहते, तो ये घटनाएं ना घटती। जी,
लेकिन आदमी की जिंदगी की तो इनकी नजरों में कोई वक़्त ही नहीं बची है, भेड़ बकरी से भी बदतर हो चुके हैं। खैर, अगला जो अपडेट है वो आ रहा है कोलकाता की ट्राम से जुड़ा हुआ। वैसे मेरा सपना है कि मैं कोलकाता जाऊं और ट्राम में बैठूं और घूमूं, लेकिन अब खबरें चल रही हैं कि ट्राम को वहां पे बंद कर दिया जाएगा। आपके पास क्या जानकारी है? ये अभी पार्शली बंद हो रहा है, धीमे धीमे ये लोग बंद कर रहे हैं, क्योंकि ट्राम चलाने की जो जरूरत थी इनके पास टेक्निकल नो हाउ नहीं बचा था, पुराने गर्त में वो खत्म हो गया, मेंटेनेंस नहीं है, पैसा नहीं दे रहे हैं उसके चलाने के लिए, और थोड़ी धीमी गति इसलिए भी हो रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी 1873 में, नॉर्मल ट्राम इंजन जो होता है उससे करके, और 1902 में इलेक्ट्रिकल ट्राम आ गया जब बिजली आया। कहते हैं विश्व भर का सबसे बड़ा, विश्व भर का, एशिया नहीं विश्व भर का, और पहला ट्राम इस तरह का चीज था जो कि चला। वहां पे उन्होंने कलकत्ता ट्रांस वो पैसेंजर्स या जो भी थे उनके चढ़ने वाले थे उनका भी एसोसिएशन बनाया था कि उसको बचा कर रखेंगे, लेकिन उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है। तो जहां तक पास्ट की बात है, यानी भूत की बात है, पास्ट की बात है, कि उसमें हम वही कहते हैं कि पुराने धर्म को लाना है, पुराने व्यवस्था को लाना है, लेकिन पुरानी जो हमारी धरोहर है उसको हम बर्बाद करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, केवल मंदिर मस्जिद में लगे हुए। यह तो बहुत बड़ा चीज है हमारे लिए, पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए। इसको हमें कम से कम टूरिस्ट स्पॉट बना के खास जगहों के लिए और चलाते रहना चाहिए, और इसका मेकओवर करके इसको लेटेस्ट मॉडर्न भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जी, आपने तो इसमें सफर किया होगा, बताते हैं सड़क किनारे ऐसी ट्रेन चलती रहती है जैसे बसेस चलती हैं। मैंने किया था। एक छोटा सा वाक्य संक्षिप्त में कहूंगा कि मैं और मेरी पत्नी जा रहे थे, दोनों बच्चे भी छोटे छोटे थे, और हमें एक जगह पर उतरना था। हमें दिखाया, बंगला में लिखा हुआ था, और वहां के 4-5 जो वहां के नागरिक थे भिड़ गए कि आप यहां उतरो फिर चल जाना, अगली उतरो वहां जाना, या यहां उतर के दूसरा पकड़ के वहां चल जाना, और आपस में ही लड़ाई करने लगे। और इस चक्कर में वो आगे ना लड़े, हम लोग 2-3 स्टेशन पहले उतर गए, और जो पिछले साथ में ट्राम है उसमें बैठ के फिर आगे है। जी, धौंदाबाजी, गुंडाबाजी, चाल बनाई, इनकलाब जिंदाबाद, बंगाली के नारे बड़े जबरदस्त मुझे लगते हैं। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है एस जयशंकर से जुड़ी हुई। एससीओ में जब जाएंगे जो बोलेंगे वो तो बोलेंगे ही, लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तान में बड़ा चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी पीटीआई वाले उनको कहते हैं कि आ जाओ भैया हमारे धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाओ, हमारे यहाँ के लोकतंत्र को थोड़ा और मजबूत कर दो। और अब सिंध का गवर्नर कह रहा है भैया दम है तो आजा डॉक्टर जाकिर नायक से बहस कर ले। ये तो मतलब भड़काने वाली बात है। जब भारत पाकिस्तान की, दोनों देशों की संबंध अच्छे नहीं है, ठंडा है। हालांकि इनका धंधा चल रहा है, जो अंडर हैंड है वो सब चल रहा है, बिजली का हो, दूसरे तरह का हो, वहां के चावल का सब चल रहा है। और जहां तक डॉक्टर जाकिर नाइक है, ठीक है, वो एक धार्मिक प्रचारक है और भड़काऊ भाषण भी देते हैं, और उनसे हमारा संबंध ठीक नहीं। हम चाहते हैं कि उन्हें लाके और पकड़ के अपने यहाँ उनके ऊपर मुकदमा चलाए, वह जो भी कारण, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन एक धर्म का बहस दूसरे धर्म से करके कभी भी कोई भी उसका अंतिम परिणाम नहीं आएगा, संभव नहीं है। खासकर आजकल के जमाने में यदि टीवी मीडिया में करते थे, एक दूसरे पर जिस ढंग से चिल्लाते हैं, वो तो कुत्ते भी शर्म आ जाए देख के, जो भाव भाव करते हैं। यदि आप खाना उसमें उनके बीच में डाल दे या हड्डी का एक टुकड़ा डाल दे, जिस तरह से लड़ते हैं, तो ये भड़काने वाली बात है, कुछ नहीं है। और अपनी जनता को भी दिखा रहे कि देखो हम कितने शेर है, हमने तो उनको खुलेआम दे दिया है, और वहां से बता दे कि तुम्हारे जो हैं वो हमारे यहाँ ला दो, हमारे काशी विश्वनाथ में ला दो, तो क्या होगा तुम देख लो। यह सब बिल्कुल निम्न स्तर की बात है, जनता की बात नहीं है, ना ही देश की बात है। जी, कराची एयरपोर्ट पर बड़ा विस्फोट हुआ है, 3 चीनी नागरिक मारे गए हैं, कई घायल बताए जा रहे हैं, तरह तरह की खबरें चल रही हैं। कोई कह रहा है तेल टैंकर में इत्तेफाक से हादसा हो गया, कोई कह रहा नहीं जी आईईडी ब्लास्ट हुआ है, कोई कह रहा है विदेशी नागरिक नहीं मारे गए हैं, वो निकल गए हैं। जो वो है वो आपका लिबरेशन आर्मी बीएलए, वो इसकी जिम्मेदारी ले रही है। आपके पास क्या क्या जानकारी है? ये आप ठीक कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपनी जिम्मेदारी ले ली कि मैंने ही उड़ाया है, और ऐसा लगता है कि कार में आईईडी जो आप कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव डिवाइस है ना, ये लगा के उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड हुआ, मतलब नॉर्मल एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं, कुछ खास लगा के, चाहे टाइम बॉम्ब का हो या दूर से रिमोट से हो, जैसे भी करके, और एक्सप्लोशन किया है। 3 चीनी तो मारे गए हैं, चीन ने भी इसका पुख्ता कर दिया है, और ये भयानक स्थिति है। और इस तरह की स्थिति से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो पाकिस्तान की हुकूमत
तो खैर नहीं सोचेगी, लेकिन जनता और उसके जो जनता के जो सही में पार्टी हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इस दलदल से कैसे निकालें। जितना भी आतंकवाद बढ़ता है जनता का धरातल उतना ही खोता है। जनता का धरातल मजबूत नहीं होता है, कहीं से भी नहीं होता। वहां की पुलिस मजबूत होगी, वहां की मिलिट्री मजबूत होगी, वहां के जितने धार्मिक नेता हैं धंधा करने वाले वो मजबूत होंगे देश के नाम पे, धर्म के नाम पे, और जनता का हक और मारा जाएगा। यानी जनता के हक के लिए एकमात्र ये है कि जनता को सही नेतृत्व मिले और जनता उस नेतृत्व के तहत लड़े। जी, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। जब भी ऐसे हमले होते हैं चीन के नागरिक ही क्यों निशाना बनाए जाते हैं? चीन के इंजीनियर से क्यों निशाना बनाए जाते हैं? अमेरिका को क्यों नहीं बनाया जाता? क्या इस लिबरेशन आर्मी के पीछे अमेरिका खड़ा है और वो जानबूझ के पाकिस्तान में चाइना को नुकसान पहुंचवा रहा है? नहीं, जहां तक बलूचिस्तान में जब होता है या उधर नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पे होता है तो वहां तो चूंकि चीनी नागरिक काम कर रहे हैं उनको निशाना किया जा रहा है, चूंकि वो नहीं चाहते हैं कि वहां के धरती के नीचे जो भी इनका सामान है या वो जो सड़क चीन बना रहा है वहां से पाकिस्तान चीन से होते हुए दूसरे देशों में यूरोप तक लेके जा रहा है वो हो, चूंकि उनकी अपनी स्वतंत्रता के लड़ रहे हैं। हालांकि लड़ाई गलत दिशा में जा रहा है, इसमें संदेह नहीं है। तो इस्लामाबाद में चीनी क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, यह संयोग भी हो सकता है या जानबूझकर भी किया हो, और अमेरिका का हाथ है तो अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इससे क्या चीन पाकिस्तान के बीच में संबंध खराब होगा? मुझे नहीं लगता कि इसमें सफलता पाएंगे। यह खराब होने का एकमात्र यही कारण है कि यहाँ के आर्मी अब प्रो अमेरिकन होती जा रही है, ना कि इस तरह के 2-4 बम धमाकों से होगा। जी, सवाल यही उठता है कि अमेरिकियों को निशाना क्यों नहीं बनाया जा रहा? अगर अमेरिकियों को निशाना बनाया जाए तब भी बात जो है छोटी हो जाए। खैर, अमेरिका की बात की तो बाइडेन जो है जर्मनी में रहेंगे और वहां पे मुलाकात करने के लिए यूक्रेन का राष्ट्रपति पहुंच जाएगा। कोई मौका नहीं छोड़ता ये बंदा। जर्मनी में केवल बाइडेन ही नहीं बल्कि इनके जितने भी अलाइज हैं, नेटो से बाहर जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, जापान वगैरह वगैरह, सब उसमें आएंगे। 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि वहां पे होगा और मुख्य इनका यही सोचना है। एक तो मिडिल ईस्ट ही है कि इजराइल को या तो कैसे कंट्रोल में करे या कैसे हिजबुल्लाह को बर्बाद करे, उसमें ईरान को लपेटे कि ना लपेटे, एक ये चीज होगा कि हमारी कितनी तैयारी बनती है। दूसरी तरफ कुर्स्क में घुसने के बावजूद भी जिस तरह से रशिया आगे बढ़ रहा है और रशिया का जो न्यू विजन आया है ऑन एटॉमिक वॉरफेयर, यानी एटम बम हम दूसरे हालत में भी मारेंगे, अब केवल इसी में नहीं मारेंगे कि हमारे ऊपर आक्रमण होगा या हमारे अस्तित्व पर प्रश्न उठ खड़ा होगा, बल्कि इसलिए मारेंगे कि हमसे जिसके लड़ाई हो रही है उसके पीठ पीछे वो लोग हैं जिसके पास एटम बम है और हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वहां पे मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करें तो हमारा क्या रुख हो। और इसमें जेलेंस्की का ना केवल हथियार मांगने और केवल बाइडेन से मिलने नहीं आ रहे हैं, बल्कि पूरा एक रंग रूप देने का कहने के लिए कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि किस तरह से रूस को स्ट्रेटेजिकली हराया जा सके, जो कि बकवास है। रूस को एकदम बर्बाद करने का मतलब है कि तुम भी बर्बाद हो जाएगा। एटम बम का इस्तेमाल दोनों तरफ से होगा, इसलिए वो बेकार की चीज है। अब यदि समझौता करते हैं, शांति करते हैं, तो वह किस आधार पे हो? क्या अभी का लाइन ऑफ कंट्रोल उसको मान लिया जाए या रूस जो आगे बढ़ रहा है उसको कुछ और दिन देखा जाए कि क्या रूस हट रहा है कि नहीं हट रहा है, कुर्स की स्थिति क्या होगी, वगैरह वगैरह प्रश्नों पे आएगा और वह देखा जाएगा। यह सब बहुत बड़ा दूरगामी लक्ष्य है, पास वाला तो है ही है। जी, चलिए अब रुक कर लेते हैं अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों का। तूफान आया हेलन, 227 से ज्यादा लोग मारे गए, 50 लाख लोग बगैर बिजली के रहने को विवश हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये बताया जा रहा है कि साहब चीनी हैकर्स ना कोर्ट में हैकिंग कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। या यदि कर रहे हैं, हालांकि चीन ने इसको नकार दिया है और कहते हैं कि चीन की कंपनी है, वेरिजॉन कम्युनिकेशन है, AT&T है ना, ये सब है। ल्यूमेन का पता नहीं कौन सा है टेक्नोलॉजी है, उसका भी हाथ हो सकता है। और यह वहां के कोर्ट के अंदर में वायर टाइप कुछ होता है, जो भी होता है मुझे डिटेल नहीं पता है, टेक्निकल वर्ड क्या है, उसको हैक कर लिया है। यानी वहां के जो भी इनका वर्डिक्ट आ रहा है या आएगा जाएगा, जो भी बड़े बड़े केस होंगे, ये इनको पता चल जाएगा। लेकिन चीन ने कहा इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो यह भी नहीं पता आप लोग बात क्या कर रहे हैं। तो वह बात है। और जहां तक ये हो रहा है कि जिस आपने हरिकेन की बात की, हेलन,
बड़ा तूफान है, बहुत भयानक है। मुझे इसका अंदाजा नहीं था, पिछले 10-15 वर्षों में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। और वहां पे जो दिया गया है, ऐसा लगता है कि जो भी पैसे दिए गए, कुछ 100 मिलियन दिए गए, वह सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। उस पर भी जैसा हमने कल बात किया, ट्रंप हंगामा कर रहे हैं कि इसको उठाकर, और जो बाहर के प्रवासी आए हैं यानी माइग्रेंट्स आए इलीगल, उनको दिया जा रहा, वह खैर बिल्कुल झूठ बात है। लेकिन यह लग रहा है कि अमेरिकी प्रशासन और वहां के राज्य का भी प्रशासन जो है, वह इसको ठंडे से ले रहा है, इसको बड़ी कूली या कामली ले रहा है। इस पर पूरा रिएक्शन जो होना चाहिए था, पूरा अमेरिका को जुट जाना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है। या तो बिजी हैं ये इजराइल के साथ, या दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ, और तीसरी तरफ चुनाव में जनता गई तेल लेने। जी, सब अपना शायद धंधा कर रहे हैं, जनता तेल लेने ही जा रही है। मस्क जो है वो ट्विटर के मालिक हैं, यानी कि एक्स के मालिक हैं, फोटो बदलकर ट्रंप के प्रचार में लग गए हैं। वो भी सब भूल गए, कोई नैतिकता नहीं बची है, पूरा प्लेटफॉर्म बस ट्रंप के लिए यूज होगा। ट्रंप तो अपना टोपी लगाते थे, जो भी करते थे उसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखते थे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक लाइन में फिर कहूं तो ये व्हाइट सुप्रीमेसी के लिए, यानी जहां वहां के गोरे हैं उनको फिर से महान बनाए, जो बाहर के लोग आके जम रहे हैं, बस रहे हैं, हमारी स्थिति जो विदेशों में कमजोर हो रही है उसको मजबूत करें। यानी पूरी की पूरी नस्ल भेदी यह विचारधारा है। और एलॉन मस्क खुलेआम लग रहा है कि वह केवल दक्षिणपंथी नहीं, घोर और धूर दक्षिणपंथी हैं, और वह भी इसका तरह का टोपी लगा के लिख के आ रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अंतिम दांव लगा रहे हैं पूरी तरह से वहां भेदभाव करके। और हमारे मूर्ख लोग कह रहे हैं कि इस बार ट्रंप की सरकार वही जो इनके पीछे लात मारने वाली है। आने के बाद से केवल वह वैसे जो गोरे नहीं है उनमें हम भी आते हैं, हम भी भूरे लोगों में आते हैं, ब्लैक भले ही ना है, ब्लैक लोगों का ज्यादा अधिकार है, क्योंकि वहां पे वह कई उनके पूर्वज से कई दशकों नहीं सैकड़ों वर्ष बाद आ रहे हैं। हमारे लोग तो हाल फिलहाल में जा रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, ज्यादा समय नहीं है कू कुक्स क्लान की तरह जो कनाडा वगैरह में हुआ तो फिर से यहाँ पे शुरू हो जाए, लेकिन यह इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जी, अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की। और पहला जो अपडेट यहाँ पे हमारे पास है वो है ग्रेटा थनबर्ग से जुड़ा हुआ। इनको जर्मनी में क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? ये वहां पे गई थी, वहां की जर्मनी का जो पार्लियामेंट है वहां पे कुछ चंद लोग, इनके साथ बहुत सारे लोग भी नहीं है, ये लोग वहां पे हंगामा करने गए थे कि जो पूरे विश्व का पर्यावरण खराब हो रहा है उसमें आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अभी भी वहां पर कोयले, तेल, ये सब जो कार्बन से बना हुआ चीज से बहुत धुआं होता है, और अन्य तरह की कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह जो निकलते हैं उससे खत्म हो रहा है। उसको आप लोग अपने मुनाफे के लिए उसको नहीं रोक रहे हैं। बात यहां तक सच्चाई है, लेकिन यह भी एक मतलब सही में जन आंदोलन का रूप ले, यह करने में असमर्थ है। इनको काफी इस बीच में पैसे भी मिले, इनका प्राइवेट जेट भी है जिसमें आती जाती हैं, और पुलिस गिरफ्तार का मतलब कि पुलिस यहां से, जैसी जंतर मंतर पर हम लोग जाते हैं तो कई बार पुलिस कहती भाई आपका ये परमिशन नहीं था, आप आ गए हैं बस में, चलो बिठाओ, नहीं बैठे जबरदस्ती बिठाया, और 20-30 किलोमीटर उठा के भैया बाहर जाओ। तो वही वाली चीज है, कोई खास इससे अंतर नहीं पड़ने वाला है। वैसे अभी वह केवल 21 वर्ष के हैं। वास्तव में इनका मूवमेंट ग्रो करता है जो ग्रीन पार्टी, टी पार्टी के नाम से है, तब कुछ मतलब होगा। इस तरह छोटा मोटा धरना प्रदर्शन से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन 7 अक्टूबर हो चुका है, साल भर पूरा हो चुका है, दुनिया भर में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। महिलाएं ज्यादातर बड़ी तादाद में निकल रही हैं। क्या लगता है कोई असर पड़ता है अब इन चीजों का, या सब ये भी बेईमानी होकर रह गया है? पॉजिटिव इसका यह है कि लगता क्या दिख रहा है कि जनता जीवित है, उसका प्रतिरोध जीवित है, भले ही उसको प्रजातांत्रिक अधिकार ना हो, भले ही उसको आर्थिक स्वतंत्रता ना हो, लेकिन वह प्रतिरोध जीवित है। खासकर महिलाओं का जैसे आपने जिक्र किया, यह मैंने देखा है कि वो अपने कारण से हो या एक वर्किंग क्लास के कारण से या पूरी जनता के लिए, तो वह काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। यह संभवतः 2 से 3 दशक पहले इस स्तर पर नहीं था। और मुद्दा है इजराइल को लेकर, मुद्दा है आर्म्स अम्यूनिशन जो जा रहे हैं यूक्रेन को, वह है, और मुद्दा है हमास नहीं कहें, गाजा पट्टी में जो औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है, या कहीं ना कहीं से जितनी भी औरतें जो भी थोड़ी मोड़ी पढ़ी लिखी है, उसमें केवल मुसलमान नहीं है, उसमें क्रिश्चियन और बाकी लोग हैं, वहां धर्म के आधार पर है ही नहीं, और उनको लग रहा है कि बेचारे माताओं बच्चों किस ढंग से मारा जा रहा है। यह तो हद की नाइंसाफी है। यदि वास्तव में कहीं ना कहीं प्रजातंत्र बचा है तो उसको भी ये लोग खत्म कर रहे हैं, मानवता खत्म हो रहा है। और यह लोग यूरोपियन यूनियन के दर्जनों
शहरों में, उससे भी ज्यादा शहरों में से देशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, हर जगह हो रहा है। यहाँ तक कि अरब कंट्रीज में तो खैर वहां होता है तो 10-10 लाख लोग आ जाते हैं। भारत में छोटे मोटे स्तर पर हो रहा है, वहाँ होता भी हो तो मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा। जैसे हम लोगों ने दिल्ली में किया था, दिखा नहीं। आज भी दिल्ली में वहां जंतर मंतर पे था, मैं नहीं जा पाया। कुछ वामपंथियों के द्वारा था, पता नहीं किस स्तर का हुआ, क्या हुआ, मैं रिपोर्टिंग नहीं कर सकता उसकी क्योंकि जानकारी नहीं है। लेकिन यह पॉजिटिव है। नेगेटिव ही है कि उनको सही दिशा देने वाला पॉलिटिकल पार्टी अभी तक एक मतलब जिसको कहें कि सही में मजबूत और सशक्त है, मुझे नहीं नजर आ रहा। जी, कल हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के राजदूत को तलब किया। आज खबर आ रही है कि ईरान ने ऑस्ट्रेलिया के राजदूत को तलब कर लिया है। ये एक तरह से कहें तो मतलब मजाक हो गया है। इनका कहना है कि भाई हमारे इतने बड़े नेता मारे गए और तुम उसका विरोध भी नहीं करने दे रहे हो, हमारे राजदूत को तलब कर रहे हो। यह एकदम गलत बात है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत बात है, इसको वापस करो। हमारा जहां भी होगा, वो हमारे अच्छे नेता थे, हमारे एक स्वतंत्रता के आधार थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और तुम लोग जो कर रहे हो गलत है। एक दूसरे को हो सकता है कल ऑस्ट्रेलिया फिर से बुलाए, ये एक दूसरे को कर रहे हैं, मतलब एक तरह कहें तो बेमानी होता जा रहा है। जी, पेट्रोल, डीजल, सोने चांदी की कीमतें तो बढ़ी ही हैं। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि इजराइल के हमले के चलते जो है ईरान की करेंसी गिर गई है, 5% गिरा है। और मैं देख रहा था कि उनका रियाल है ना, रियाल जो है वह पहले करीब मान लीजिए 5.25 लाख का मिलता था। पता नहीं मुझे रियाल नहीं का, पता। रियाल शायद सऊदी अरब में चलता है सर, रियाल कुछ सऊदी और हो। तो तब हो सकता है, मैं इस यहाँ पे गलत हूं, लेकिन उनका 5% गिरा है इस बीच में। कारण यह है कि इनका तेल का आवाजाही पर रोक लगा है, इनका एयरलाइंस तकरीबन ठप पड़ा है, जो अगले हो सकता है 2-3 दिन से लेकर हफ्ते भर तक रहे, और इसलिए इनका जो ही इनका बनता है वो खरीदने से लोग मना कर रहे हैं और इससे कांड हुआ है। और गोल्ड प्राइस, नेचुरली लोग पैसा से अब डॉलर और वो जो भी हटा के उससे अलग होके गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना जो है सो कि कहीं ना कहीं दूर दराज में आपको फायदा हो ही जाता है। तो जो भी है, ये युद्ध से जो भी असर है जो अमेरिका चाहता है वह ईरान पे आर्थिक रूप से दबाव डालने में कुछ न कुछ हद तक तो सफल हो रहा है। देखते आगे कैसे करवट लेता है ये। जी, ये अल्जीयर सुरंगन का क्या मामला है जिस पर अमेरिका पर मुकदमा दर्ज कर सकता है ईरान? ये अल्जीरिया एक ट्रीटी था, संभवतः अल्जीरिया में हुआ था, और जिसमें यह था कि ईरान का जो एसेट था, हमने पहले भी बात की थी कि साउथ कोरिया से कुछ यहाँ पहुंचा था कतर या यूए में, जो बैंकिंग के थ्रू ले रहे हैं, और भी एसेट्स है जो अल्जीरिया में है। और यह वर्ल्ड कोर्ट के द्वारा या कहीं से यूएनओ के द्वारा इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाई गई थी, और जिसमें अमेरिका ने कहा था कि उनके जो एसेट को जमा कर रखा है, जब्त कर रखा, वापस कर देगा। वो वापस नहीं कर रहा है, इसलिए फिर ये कोर्ट में जाएंगे। तो अमेरिका की तो दादागिरी है, इजराइल की दादागिरी है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो पहले हो गया हो गया। वैसे भाई वे जिस एसेट की बातें कर रहे हैं वह जब वहां शाह होते थे, राजा ईरान के, उस समय इन्होंने जमा किया था। लेकिन अभी भी वह सवाल बड़ा जबरदस्त और अहम है मेरे तरफ से कि तुम्हारे देश का धन दूसरे देश में क्यों जाएगा? वह कभी भी जब्त कर लेगा, तुम क्या उखाड़ लोगे? और जो पूरी दुनिया में देख रहा है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बाजार में तो छोड़ ही दीजिए, मोनोपोली प्राइसिंग छोड़ ही दीजिए, अपनी जनता को लूटना छोड़ दीजिए, वो खुलेआम दूसरे देश के बैंक से उठा के और आपके देश से जो ही आपकी एसेट्स उसको लूट रहा है। यहां तक कि रूस के भी एसेट को लूट रहा है। चीन एकमात्र बचा हुआ अभी तक। देखते हैं आगे क्या होता है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।